सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने न जाने क्या क्या किया। कहते हैं कि उन्हें नोबेलिया तक हो गया। वो शायद पहले ऐसे राष्ट्र प्रमुख थे जिन्होंने खुद अपने मुंह से अपने लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांगा। एक दो बार नहीं बल्कि 12 बार ये कहा कि इस बार के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनसे अच्छा उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता। ये भी कहा कि अगर उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया तो इसे अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति पद का अपमान माना जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी इस पुरस्कार का ऐलान करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं दिया। यानी ये तो वही हो गया कि जिस नोबेल के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप इतना भागे वो नोबेल शांति पुरस्कार उनसे उतना ही दूर होता जाता गया। इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को दिया गया और उन्हें 338 उम्मीदवारों में से चुना गया है। नोबेल कमेटी ने कहा है कि वो लोकतंत्र की सच्ची आवाज बनकर उभरे, जिसके कारण उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए इस पुरस्कार का विजेता माना गया। 58 साल की विपक्षी नेता मचाडो ने साल 1992 में एक ऐसे फाउंडेशन की स्थापना की थी जो सड़क पर रहने वाले बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। इसके 10 साल बाद जब वेनेजुएला के चुनाव में धांधली अपने चरम पर थी, तब भी उन्होंने एक संगठन बनाया और निष्पक्ष चुनावों की मांग की और जन आंदोलन में उस निष्पक्ष चुनावों की मांग को बदल दिया। इस जन आंदोलन का ही नतीजा था कि वो साल 2010 के संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीती और उन्हें वहां की राजनीतिक पार्टियों ने निशाना बनाकर एक के बाद एक टारगेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले साल 2014 जब उन्हें वेनेजुएला के सरकार ने उनके पद से ही निष्कासित कर दिया और इसके बाद साल 2023 में जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा किया तो उन्हें ऐसा करने से भी रोक दिया गया और इसी दौरान जब उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था तब भी वो देश छोड़कर भागी नहीं और अपने फैसले से वेनेजुएला में लोकतंत्र की उम्मीद को जिंदा रखा और आखिर में गिरफ्तारी से भी वो घबराई नहीं। इसी संघर्ष को देखते हुए नोबेल कमेटी ने यह तय किया कि वो एक साहसी शांति समर्थक है जो बढ़ते अंधकार में भी लोकतंत्र की मशाल को जलाए रखे हुए हैं और इसीलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का असली विजेता माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्वे से बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, द गार्जियन के मुताबिक नॉर्वे के एक अखबार ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप बदला लेने के लिए 3 फैसले ले सकते हैं। पहला, वो नॉर्वे पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं जैसा उन्होंने कई देशों के साथ किया है, जो अभी टैरिफ वहां पर सिर्फ 15% है। दूसरा, वो ये मांग कर सकते हैं कि नेटो संगठन से नॉर्वे अपने योगदान को बढ़ाए, वरना अमेरिका नॉर्वे को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी। और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्वे को शत्रु देश यानी दुश्मन देश भी घोषित कर सकते हैं। ये सब लिखा जा रहा है। नॉर्वे की सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी ने भी कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के बदले के लिए तैयार रहना चाहिए पूरे देश को। इस पार्टी का कहना है कि नोबेल कमेटी एक स्वतंत्र निकाय है, इस पर नॉर्वे की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन ये पार्टी मानती है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को नहीं समझते। वो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने के लिए जो नॉर्वे की सरकार है उसको जिम्मेदार मानेंगे। तीसरा, नोबेल कमेटी जब भी किसी को पुरस्कार देने पर विचार करती है तो वो शांति प्रयासों के साथ उस व्यक्ति के जो बाकी फैसले होते हैं वो भी तो देखती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शांति के लिए आपने जो पहल की है, वो आपके पूरे कैरेक्टर को देखते हैं, आपके काम के ढंग को देखते हैं। इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप का रिकॉर्ड कहाँ अच्छा है? राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि वो अपने विरोधियों को दबाने के लिए उन पर बलपूर्वक कार्रवाई करते हैं, शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमले करवाते हैं, अमेरिकी शहरों में सेना की तैनाती जैसे फैसलों पर भी हाल ही में उनका खूब विरोध हुआ था। और चौथा, नोबेल कमेटी से ये भी देखती है कि शांति के लिए जो समझौते कराए गए वो कितने स्थायी थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने जितने भी युद्ध रुकवाने का दावा किया, उनमें भूमिका को लेकर विवाद ही उनके खड़े होता रहा है। कई शांति समझौते अस्थायी निकले, काल्पनिक लगे। अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति ट्रंप का नाम इस पुरस्कार के लिए खारिज किया जा चुका है। पहली बार 2018 में, दूसरी बार 21 में और अब तीसरी बार 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अगर आप देखें तो दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है।
अफगानिस्तान का स्थानीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस हमले के बाद तालिबान के नेताओं ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई है और अगर इसी तरह से ये तनाव बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसने ऐसे वक्त में ये एयर स्ट्राइक्स की है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं। और आज जब आमिर खान मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई तब पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर परेशान हो रहा है। हम आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं जो अफगानिस्तान के काबुल और बरमल जिले से आई हैं, जहां पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने हमले किए। पाकिस्तान ने सबसे पहले देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को निशाना बनाया। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ थी और इसमें टीटीपी के कम से कम 30 ठिकानों को नष्ट किया गया। पाकिस्तान के पास दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी सेना है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान के पास दुनिया की 118वीं बड़ी सेना। बहुत पीछे है, बहुत पीछे अफगानिस्तान पाकिस्तान से। तालिबान के पास सिर्फ 80,000 जवानों की फौज है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सक्रिय सैनिकों की फौज। तालिबान का रक्षा बजट सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का है और अफगानिस्तान के पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास 66,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट है और उसके पास चीन से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त नाकाम किया था। और अफगानिस्तान के पास कुल 9 एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1,399 एयरक्राफ्ट। देखिए, तालिबान के पास 5,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और इनमें बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें अमेरिकी सेना छोड़कर गई थी, जबकि पाकिस्तान के पास 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो सेना और हथियारों के मामले में पाकिस्तान तालिबान से बहुत आगे है, लेकिन यह भी सच है कि तालिबान गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर है और ऐसे में पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह के गुरिल्ला वॉर में, गुरिल्ला युद्ध में तालिबान के साथ उलझे, क्योंकि अमेरिका 20 साल तक इस गुरिल्ला युद्ध में तालिबान को जड़ से खत्म नहीं कर पाया और आखिर में तालिबान वापस से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस बात से बौखलाया हुआ है कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो इस वक्त भारत दौरे पर आए हुए हैं और आपको यकीन ना हो तो जरा ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान की इस बौखलाहट का कारण ये मुलाकात भी है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें यह फैसला भी हुआ कि भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल में अपने दूतावास को बंद कर दिया था और अब ये नया घटनाक्रम पाकिस्तान को हजम ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था तब उसने उसे हथियार दिए थे, लेकिन भारत ने आज तालिबान को माननीय, एक तरह से आप समझिए तो मानवीय मदद के तौर पर एम्बुलेंस दी है और इन तस्वीरों की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज आप देखेंगे तो पाकिस्तान को कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। लाहौर से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया और आरोप है कि पाकिस्तान की पुलिस ने इस भीड़ को इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक मार्च निकालने में से रोकने के लिए तेजाब का भी इस्तेमाल किया। इस हिंसक टकराव और हंगामे में कई लोग घायल हुए। यह हिंसा इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान के लोग गाजा के पीस प्लान का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पीस प्लान से फिलिस्तीन के अधिकार सीमित हो जाएंगे और पाकिस्तान की सरकार ने इस पीस प्लान को समर्थन देकर फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। कई लोग आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अपनी सरकार से कि अमेरिका के पिट्ठू क्यों बन गए। पाकिस्तान की हालत यह है कि उससे ये प्रदर्शनकारी संभल नहीं रहे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, तमाम शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया। गांधीनगर के एक गांव में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर 2 गुटों के बीच हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने करीब 200 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। पूरे विवाद की शुरुआत आई लव मोहम्मद ट्रेंड से हुई। इसके जवाब में दूसरे समुदाय के एक युवक ने आई लव महादेव ट्रेंड चलाकर जवाब देने की बात कही, जिसके बाद नवरात्रि के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया और हिंसा हुई। इस हिंसा में कई वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई।
जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों का जुलूस निकाला और अब बुलडोजर एक्शन लिया। पुलिस ने गांधीनगर के बहियल गांव में बने करीब 185 अवैध कमर्शियल निर्माण चिन्हित किए और उसके बाद बड़ी संख्या में बुलडोजर लाकर इन्हें ढाया गया। इन 185 से अधिक अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 दिन पहले प्रशासन ने नोटिस जारी किया था और 48 घंटे का वक्त दिया गया था और नोटिस का समय खत्म होने के बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया। अब आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चेतावनी दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने बंगाल में वोटर रिवीजन को लेकर ये कहा है कि आग से मत खेलो। एक तरफ चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारी पश्चिम बंगाल में बैठकें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर का कड़ा विरोध करते एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में बैठकर खुलेआम धमकी दी कि अगर बंगाल में एसआईआर लागू किया गया तो इससे दंगे और कई दूसरी चीजें भड़केंगी। আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে একজন মির্জাপুর আছেন ওখানে দিল্লিতে। এই মির্জাপুরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাপুররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তারা কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के पीछे एनआरसी कराने की साजिश है।